हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ जी की यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं। अगर आप भी इस साल 2023 में केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले हैं, केदारनाथ यात्रा की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए, केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा में कितने दिनों का समय लगेगा। अगर आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ यात्रा जाने के लिए, और इस साल 2023 में केदारनाथ की यात्रा कब शुरू होगी और कब तक चलेगी, ये पूरी यात्रा करने में एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और कमेंट्स में जय केदारनाथ के जयकारे जरूर लिख दें। चलिए आप बात करते हैं कि केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बाबा केदारनाथ मंदिर 6 महीनों के लिए खुला व 6 महीनों के लिए बंद होता है। हर साल शिवरात्रि के दिन मुहूर्त निकाला जाता है कि बाबा केदारनाथ के कब कपाट खुलेंगे और कब बंद होंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के 3 दिन बाद खुलते हैं और दीपावली के 2 दिन बाद यानी भैया दूज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। अगर इस तरह से मान कर चलें तो इस साल अक्षय तृतीया पड़ रही है, वो 22 अप्रैल को पड़ रही है, तो ये मान के चलिए 2-3 दिन बाद 25, 26, 27 इन 3 दिनों के डेट में किसी भी दिन में भी केदारनाथ बाबा के कपाट खुल सकते हैं। अगर बंद करने की बात करें तो इस साल 14 नवंबर को भैया दूज पड़ने वाली है 2023 में, तो 14 नवंबर को बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आप 26-27 अप्रैल से लेकर 14 नवंबर तक के बीच में कभी भी आप बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ की यात्रा कैसे करनी है। केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। ये स्थान सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। आप बाई ट्रेन या बाई बस बहुत आसानी से हरिद्वार आ जाइए। इसके अलावा बहुत से यात्री देहरादून या ऋषिकेश से भी केदारनाथ की यात्रा का प्लान बनाते हैं। मेरे हिसाब से आपको हरिद्वार से ही अपनी केदारनाथ की यात्रा के ट्रिप का प्लान बनाना चाहिए। ऋषिकेश तक बहुत ही कम ट्रेनें चलती हैं, इसलिए आप अपने शहर से बाई ट्रेन हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको 2 तरीके से सोनप्रयाग जा सकते हैं। सबसे सस्ते वाहन की बात करें तो वो है आपका बाई बस। हरिद्वार में ही बस स्टैंड से सुबह 5 बजे से शाम को 3 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बसें चलती हैं, तो आप बाई बस सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बस की टिकट कैसे लें। आप जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां मिल जाएंगी, जहां पर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की टिकट ले सकते हैं या सीधे हरिद्वार बस स्टॉप पर जाकर टिकट ले सकते हैं। अगर पहले से बस की टिकट ले लेते हैं तो बस में आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको हरिद्वार बस स्टॉप पर टिकट लेने में परेशानी होती है और आपको बस में जो सीट मिलती है वो पीछे की सीट मिलती है, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस की टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। तो आप थर्ड पार्टी ऐप से जैसे रेड बस अपनी बस की एडवांस में टिकट ले सकते हैं। आप बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो वो दोस्तों है प्राइवेट टैक्सी। तो दोस्तों, टैक्सी के माध्यम से आप सोनप्रयाग जा सकते हैं। वहीं टैक्सी चार्ज की बात करें तो प्राइवेट टैक्सी वाला 3 दिन में केदारनाथ की यात्रा करा देगा। इसके लिए वो आपसे 12,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये के आसपास चार्ज करते हैं।
इसके अलावा आप अपनी कार या बाइक लेकर जाना चाहते हैं सोनप्रयाग, तो आप सोनप्रयाग तक अपनी कार या बाइक लेकर जा सकते हैं। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई, जहां पर आप अपनी कार या बाइक खड़ी कर सकते हैं। कार पार्किंग के चार्ज की बात करें तो 100 रुपया आपको कार के लिए देना होगा, वहीं आप बाइक से जाते हैं तो आपको 50 रुपये देना होगा। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बहुत ही कम बजट में केदारनाथ की यात्रा करना है, तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार पहुंचिए, वहां से आप बाई बस सोनप्रयाग तक चले जाइए। अगर आप 100-150 रुपये ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, जिससे आपको मनचाही सीट मिल जाएगी और आपको किसी प्रकार की बस में समस्या नहीं होगी। अगर आप 4 से 5 लोग एक साथ केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप हरिद्वार पहुंचने के बाद आप वहां टैक्सी कर लें। टैक्सी वाला आपसे 12,000 रुपये से 13,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप पर पर्सन के हिसाब से देखें तो आपको 4 लोगों में से अगर हैं तो आपको 3,000 रुपये पर पर्सन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, हमें सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए, यानी कौन सा समय ठीक रहेगा। जैसा सभी लोगों को पता है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुले व 6 महीने बंद होते हैं। अप्रैल मई के महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया के 2-3 दिन बाद, और दीपावली के भैया दूज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर-नवंबर महीने में सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय बहुत ही कम भीड़ होती है और यहाँ का मौसम भी काफ़ी सुहाना होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण इस समय कम बजट में आप केदारनाथ यात्रा का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा मई जून के महीने में केदारनाथ की यात्रा का प्लान बनाते हैं तो उस समय केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो ज़्यादा भीड़ भी होती है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपको रूम के चार्जेज व टैक्सी के चार्जेज कुछ आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। इससे आपका बजट बढ़ जाता है और भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई बार समस्या भी आ सकती हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केदारनाथ की यात्रा का प्लान करें तो आप सितंबर-अक्टूबर के महीनों में ही करें। इसके अलावा जुलाई-अगस्त में केदारनाथ यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मानसून का समय होता है। इस समय केदारनाथ में कभी भी बरसात होने लगती है। इस समय केदारनाथ की ट्रिप में मज़ा नहीं आने वाला है, इसलिए जुलाई-अगस्त में केदारनाथ यात्रा का ट्रिप का प्लान नहीं बनाना चाहिए। तो आपको सबसे अच्छा समय होगा वो आप सितंबर-अक्टूबर के महीनों में केदारनाथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब बात कर लेते हैं कि सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। सोनप्रयाग में बहुत सारे होटल लॉज बने हुए हैं, जिनका किराया अगर आप मई जून में जाते हैं तो 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक भी हो जाता है। अगर आप सितंबर-अक्टूबर में जाते हैं तो यही किराया 800 रुपये से 1,200 रुपये तक भी हो जाता है। इसका मतलब सितंबर-अक्टूबर में रूम सस्ते हो जाते हैं, मई जून महीनों में रूम ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम बजट में सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आपको बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ पर 15 से 20 गद्दे पड़े होते हैं। इनमें पर गद्दे के हिसाब से 300 रुपये में नाइट स्टे करने की व्यवस्था मिल जाती है। तो आप इन दुकानों में जाकर पर गद्दे के हिसाब से नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी समस्या आती है। यहाँ पर अपना सामान जो आपके पास होता है उसकी खुद ही सुरक्षा करनी पड़ती है। सोनप्रयाग में बहुत सारे क्लास रूम बने हुए हैं, आप वहाँ अपना सारा सामान क्लास रूम में रख दीजिए। उसके बाद इन दुकानों या डॉर्मेट्री जिसे बोला जाता है जाकर नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई कि सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह सुबह हरिद्वार से निकलकर शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाइए। सोनप्रयाग में अपने बजट के अनुसार रूम ले लीजिए और नाइट स्टे कर लीजिए।
उसी रात आपको सुबह उठकर जाना होता है सबसे पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड वही जगह है जहाँ से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए जहाँ पर आपको सोमो सफारी टाइप की प्राइवेट टैक्सी चलती हैं, जिससे आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा, जो आपको 15 से 20 मिनट में सोनप्रयाग से टैक्सी गौरीकुंड छोड़ देगी। यहीं दूरी की बात करें तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। गौरीकुंड तक आप भी किसी भी प्राइवेट वाहन से नहीं जा सकते हैं, ना ही अपनी कार से जा सकते हैं, ना ही अपनी बाइक से जा सकते हैं। सिर्फ केवल वहाँ टैक्सी जो चलती हैं उन्हीं के माध्यम से आप गौरीकुंड जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही गौरी माता का दर्शन करना है और गौरीकुंड में कुंड है जहाँ पर हमेशा गर्म पानी रहता है, तो आप चाहें तो इसमें स्नान कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से जितने भी आपके शरीर में रोग होते हैं, दांत खाज खुजली, वो समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त पैदल अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं। जो भक्त यात्रा पैदल नहीं कर सकते हैं वो घोड़े खच्चर पालकी की भी व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2750 रुपये चार्ज देना होगा 2023 में। अगर आप वापसी आते हैं कैंप से गौरीकुंड को आते हैं तो आपको 1450 रुपये के आसपास आपको देना होगा 2023 में। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो पालकी की सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए आपको 8000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है तो घोड़े खच्चर वाले का फिक्स रेट जो 2750 रुपये है, लेकिन वो 4000 से 5000 रुपये मांग लेते हैं। तो आप वहाँ बार्गिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद दाम कम करा सकते हैं। लेकिन हमको बहुत ही कम बजट में यात्रा करनी है, इसलिए हम पैदल ही गौरीकुंड से केदारनाथ की मंदिर को चल रहे हैं। यही गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी की बात करें तो लगभग 19 किलोमीटर के आसपास होगा। लोग बोलते हैं कि 16 किलोमीटर है, लेकिन वास्तव में वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी 19 किलोमीटर होगी। पहले ये रास्ता 16 किलोमीटर का था, लेकिन 2013 में आपदा जो आई उससे ये रास्ता जो बना वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। आप अपनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो गौरीकुंड से लाठी ले लेनी चाहिए। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जिसमें 30 रुपये में आपको लाठी मिल जाएगी। लाठी लेकर जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है पैदल चढ़ाई चढ़ने में। अगर दोस्तों केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों इस बारे में भी बात कर लेते हैं। केदारनाथ यात्रा में 3 जगहों से हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है। सबसे पहले गुप्ता काशी से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है। उसके लिए 7750 रुपये दोनों तरफ का चार्ज देना पड़ता है। दूसरा स्थान पाटा है। पाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए आपको 4720 रुपये अप डाउन का चार्ज देना पड़ता है। और तीसरा स्थान है सिरसी। सिरसी से आपको केदारनाथ के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए 4680 रुपये के आसपास चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप बाई हेलीकॉप्टर केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोनप्रयाग तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहां भी आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाए वहीं पर आप नाइट स्टे कर लीजिए। इन स्थानों पे आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये तक आपको रूम देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि टिकट कैसे लें। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले ही आप अपनी ऑनलाइन टिकट ले लें। ऑनलाइन टिकट लेने के लिए आपको इस वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की डेट 1 महीना पहले खुल जाती है। इस बार सुनने में आ रहा है कि यदि आप टिकट पहले लेते हैं ऑनलाइन तो आपको कम टिकट पैसे देने होंगे। अगर आप उसी समय टिकट लेते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे पड़ सकते हैं। इसके अलावा पाटा गुप्तासी में ऑफलाइन पहुंचने के बाद भी टिकट दे सकते हैं। अगर भीड़ कम है तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगा, अन्यथा आप ऑनलाइन ही टिकट ले लीजिए। पैदल यात्रा
करते समय रास्ते में तरह तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे, झरने देखने को मिलेंगे। झरनों का जल पानी पीने के योग्य होता है, तो आप इन झरनों से पानी भी पी सकते हैं। जगह जगह पर आपको वाईफाई की सुविधा देखने को मिल जाएगी। पूरे रास्ते में जगह जगह पर खाने पीने की सुविधा आपको मिलती रहेगी। जगह जगह पर मैगी या आलू का पराठा भी आपको मिलता रहेगा। आलू का पराठा 50 रुपये में, मैगी 50 रुपये में रास्ते में देखने को मिल जाएगी। खाने पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। छोटी छोटी दुकानें हैं, आप वहाँ खाना नाश्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह पैदल यात्रा शुरू कीजिए और शाम तक आप पहुँच जाएंगे बेस कैंप तक, जहाँ पर केदारनाथ के सभी भक्तों को रुकने की व्यवस्था की जाती है। बेस कैंप से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेस कैंप की क्या व्यवस्था है, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, बेस कैंप से बहुत सारे टेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसका किराया पर पर्सन के हिसाब से 400 रुपये लिया जाता है। लेकिन भीड़ ज़्यादा होती है तो इनमें आपको 800 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आएंगे तो आपको 400 रुपये में नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप मई जून में आएंगे तो 800 रुपये से 1000 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड की GMVM बोलते हैं, इनके भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिसमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। होटल GMVN में 3 गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनका नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नंदी कॉम्प्लेक्स सेकेंड व स्वर्ण कॉम्प्लेक्स। अगर इनकी चार्ज की बात करें तो अगर आप नंदी कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हैं तो 800 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो बेड होता है वो आप बेड पर गद्दा पड़ा होता है। वही नंदी कॉम्प्लेक्स सेकेंड की बात करें तो 400 रुपये आपको देना होगा। इसके लिए यहाँ पर ज़मीन में बिस्तर लगाया जाता है, ज़मीन पर ही गद्दे लगा दिए जाते हैं। आपको नाइट स्टे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप स्वर्ण कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे हट देखने को मिलेंगे, जिसमें 6-7 गद्दे पड़े होते हैं। पूरे हट को बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8000 रुपये तक आसपास चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एक बेड लेना चाहते हैं तो ये भी सुविधा आपको मिलेगी। इसके लिए आपको 1000 रुपये के आसपास चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर अब बात आती है कि आपको GMVN के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, इनकी बुकिंग कैसे करनी होगी। इससे पहले आप ऑनलाइन इन रूमों को बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम चांस होते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद GMVN के गेस्ट हाउस में रूम मिल जाए, क्योंकि पहले से ही ये बेड काफ़ी फुल हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट gmvnonline.com साइट पर जाकर अपने रूम बुक करा सकते हैं। ये साइट 1 महीने पहले खुल जाती है। अगर आप सीजन में यानी सितंबर अक्टूबर में आते हैं तो गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन तरीके से रूम मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन सितंबर अक्टूबर में भीड़ कम देखने को मिलती है तो मंदिर चले जाइए। बेस कैंप में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, जहां पर आप 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये में रूम अवेलेबल हो जाते हैं बहुत आसानी से। अगर मई जून में जाते हैं यानी पीक सीजन में जाते हैं तो अगर आप मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तब भी आप रुक सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, ज़्यादा जनता हो जाती है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इनके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप मई जून में आते हैं तो आप बेस कैंप में ही रुकिए। अगर 5-6 बजे तक बेस कैंप पहुंच जाते हैं तो आप अपना सामान बेस कैंप में रख दीजिए और उसके बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद चले जाइए केदारनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि केदारनाथ दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक का है और शाम को 6 बजे आरती होती है। तो भक्त 6 बजे की आरती सम्मिलित होते हैं। अगर आप 6 बजे पहुंच जाते हैं तो केदारनाथ धाम की शाम की आरती आपको जरूर सम्मिलित होना चाहिए। आरती में सम्मिलित होने के बाद मंदिर में दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप अपने बेस कैंप पर आ जाइए। बेस कैंप आने के बाद आप नाइट स्टे कर लीजिए। नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन फिर से सुबह उठकर फ्रेश होकर स्नान करके फिर से जाना है
बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में अंदर प्रवेश करिए। चलिए बाबा केदारनाथ के हम दर्शन करते हैं, हर हर महादेव का नाम लेते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और मंदिर के प्रांगण के बाहर आ जाते हैं। मंदिर के पीछे भीमतला के भी दर्शन कीजिए। वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। आप भी भैरव बाबा के जाकर दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें आपको 51 रुपया 101 रुपया के प्रसाद चढ़ाने को आपको लेना होगा। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा महंगा प्रसाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे बहुत लेते हैं लेकिन देते बहुत ही कम है। तो आप 101 वाला ही प्रसाद ले लीजिए और आप आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ बात आती है कि दर्शन करने के बाद कितना समय लगेगा। तो आपको मई जून में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो लाइन में लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, तो आपको 4 से 5 घंटे दर्शन में लग जाएंगे। अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में आते हैं तो भीड़ बहुत कम होती है, तो आपको कम से कम आप आधे घंटे में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा को करने के लिए कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए। हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार से दर्शन करने तक और दर्शन करने के बाद हरिद्वार तक वापस पहुंचने में आपको 5 दिनों का समय लग जाएगा। तो आप केदारनाथ दर्शन के लिए आपको 5 दिनों का ट्रिप बना सकते हैं। अगर आप कार से दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 4 दिनों का ट्रिप बनाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ मंदिर के आसपास खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो मंदिर के पास आसपास आपको 100 रुपये से लगाकर 200 रुपये में भरपेट खाना खाने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है। यहाँ पर थाली देखने को मिल जाएगी, दाल चावल रोटी सब्जी आपको मिलेगी। इससे अच्छा खाना आपको यहाँ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। यदि केदारनाथ यात्रा बाई ट्रेन जाते हैं, उसके बाद बाई बस से सोनप्रयाग आते हैं, फिर उसके बाद पैदल यात्रा करते हैं, इसमें आपका खर्चा आने वाला है 4000 रुपये से 5000 रुपये तक आ सकता है। अगर हरिद्वार तक पहुंचने के बाद 4 लोग प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करते हैं, इसमें आपका प्रति व्यक्ति 7000 रुपये से 8000 के आसपास खर्च आने वाला है। इस खर्च में आपका आना जाना खाना का खर्च जुड़ा हुआ है, बाकी आपकी मार्केटिंग करते हैं इसका खर्च इसमें नहीं जोड़ा गया है। अगर भीड़ ज़्यादा है, आपको रूम का चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है, टैक्सी के चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ता है, तो आपका चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से आपको 10,000 रुपये आ सकता है, क्योंकि 5,000 रुपये से 6,000 रुपये तक टिकट ही हो जाता है। आने जाने का 4,000 रुपये किराया पर पर्सन के हिसाब से खर्च हो सकता है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करते हैं, घोड़े खच्चर से करते हैं, तो आपके खर्चे में घोड़े खच्चर का खर्चा भी जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके पहले आप कोई मन में प्रश्न उठता है तो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अन्य वीडियो में खो जाएं, इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दिए गए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।